Namaskar, welcome to your channel Concept Buildup. I'm your educator Ritu. आज PhD एंट्रेंस 2020 एग्ज़ामिनेशन सब्जेक्ट बॉटनी का पार्ट सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आप एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। So the very first question of today's session is question number 26, जो बोलता है कि pyrimidine dimers in DNA are formed when the cells are exposed to। तो pyrimidine dimers हमारे DNA में कब बनते हैं? जब उन सेल्स को किस चीज़ से एक्सपोजर मिलता है, गामा रेज से, एक्स रेज से, कॉस्मिक रेज से या यूवी लाइट से। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है वो है यूवी लाइट। तो यूवी लाइट से जब हमारे सेल्स एक्सपोज्ड होंगे उस टाइम पे हमारे डीएनए में पिरिमिडीन डाइमर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर कॉस्मिक रेज से एक्सपोजर हुआ तो वो कुछ जीन म्यूटेशन कर देता है। एक्स रेज से एक्सपोजर हुआ डीएनए में तो वो डीएनए ब्रेक करेगा। तो कई बार बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये सवाल आपसे पूछा जाता है और हमें उस टाइम पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि यूवी लाइट से क्या बनता है, क्या यूवी लाइट के एक्सपोजर से डीएनए में क्या फॉर्मेशन होती है और एक्स रेज के एक्सपोजर से क्या होती है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि पिरिमिडीन डाइमर्स जो होते हैं वो बनते हैं यूवी लाइट के एक्सपोजर से, और एक्स रेज का अगर एक्सपोजर किया जाएगा डीएनए में तो डीएनए ब्रेक हो जाता है। So the correct answer for pyrimidine dimers in DNA are formed when the cells are exposed to, that is UV light. Now, question number 21 speaks that the photolysis or water splitting complex is present in। तो ये आपने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या जिसे हम फोटोलाइसिस भी बोलते हैं वो कहाँ पर बनता है। तो वो जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है दैट इज़ फॉर्म्ड इन द थाइलेकॉइड ल्यूमेन। ठीक है, तो आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? थाइलेकॉइड ल्यूमेन में। ठीक है, अच्छा आप मेरे को एक बात बताएं, जो लाइट रिएक्शन होती है वो किधर होती है? थाइलेकॉइड ल्यूमेन में ही तो होती है ना, थाइलेकॉइड में ही होती है। और जो डार्क रिएक्शन है वो किधर होती है? वो होती है हमारी स्ट्रोमा में। ठीक है, तो द फोटोलाइसिस इसका आंसर क्या होगा? थाइलेकॉइड ल्यूमेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज इन विच जियोलॉजिकल पीरियड जिम्नोस्पर्म्स वर डोमिनेंट। कौन सा ऐसा जियोलॉजिकल पीरियड था जिसमें जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट थे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कितने एराज को स्टडी करते हैं। देयर आर 3 एराज। एक होता है सीनोजॉइक, एक होता है मेसोजॉइक, एक होता है पेलियोजॉइक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे मेंशन कर देती हूँ, आपको आसानी रहेगी। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि यहाँ पे 3 एराज होते हैं। एक होता है सेनोजॉइक, एक होता है आपका मीजोजॉइक, और एक होता है क्या? पेलियोजॉइक। ठीक है, तो हम मेसोजॉइक में, ये जो मेसोजॉइक एरा है इसके 3 पीरियड पढ़ते हैं, क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक। ठीक है, तो देयर आर 3 पीरियड्स ऑफ क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक। तो हम मेसोजॉइक में सबसे पहले तो हमें जिम्नोस्पर्म मिलेंगे। अब उसके कौन से पीरियड में मिलेंगे? क्या ट्रायसिक जुरासिक में मिलेगा? भाई जुरासिक में तो आपको पता है कि कौन कौन ज़्यादा डोमिनेंट था? डायनासोर्स थे डोमिनेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, दैट इज जुरासिक एंड क्रिटेशियस। तो जुरासिक और क्रिटेशियस में जिम्नोस्पर्म्स जो थे वो डोमिनेंट थे। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज जुरासिक एंड क्रिटेशियस। नाउ question number 29th is the apoptosome complex is constructed from। apoptosome complex किससे बनता है? apoptosome complex बनता है किससे? apaf1, cytochrome C, ATP and procaspase। ठीक है, इनसे क्या होता है? apoptosome complex की फॉर्मेशन होती है। अपोप्टोसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये apoptosome complex में ये 4 चीज़ें होती हैं, अपैफ1, साइटोक्रोम सी, एटीपी एंड प्रोकैस्पेज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 सेज लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन चिल रेसिस्टेंट स्पीशीज हैव।
तो जो हमारी लिपिड बाइलेयर होती है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो चिल रेसिस्टेंट स्पीशीज़ में उनके अंदर क्या फीचर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज बी, बी which says higher proportion of unsaturated fatty acids. unsaturated fatty acids का proportion high होगा। अगर unsaturated fatty acids का proportion high होता है तो fluidity भी ज़्यादा होती है, और जो chilling रेसिस्टेंसी है या चिलिंग टॉलरेंस जो है वो इंक्रीज होती है, और फेस ट्रांजिशन जो होता है वो कम होता है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर बढ़ेंगे तो फ्लूइडिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज नॉट यूजफुल एज बायो फर्टिलाइजर। इसमें से कौन सा ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ नहीं होता है। अगर आप फर्स्ट को देखें, राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस रूट, तो इट एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर बिकॉज राइजोबियम यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है एंड मेक इट अवेलेबल टू द प्लांट। और जो लेग्यूमिनस रूट होती हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगी, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखते हैं एजोला और एनाबेना। एजोला क्या होता है, एजोला इज़ अ मॉस्किटो फर्न। तो एजोला जो मॉस्किटो फर्न है इट प्रोवाइड्स हैबिटेट, और एनाबेना क्या है, इट्स अ ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इसका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। फोर्थ ऑप्शन दैट इज़ द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई, जिसे आप माइकोराइजल एसोसिएशन भी बोलते हैं। तो ये एक जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई है दैट्स अ माइकोराइजल एसोसिएशन। बट इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर सेकेंड विच इज़ एल्गी एंड फंजाई, तो एल्गी और फंजाई में क्या होता है, इनके एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, सबको पता है कि इसके एसोसिएशन को बोला जाता है लाइकिन। एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को लाइकिन बोला जाता है। एंड लाइकिन, एल्गी क्या प्रोवाइड करता है उसमें, एल्गी प्रोवाइड फूड, एंड फंजाई क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। तो इसके प्रोटेक्शन एंड एनकरेज का काम होता है, तो इनके एसोसिएशन को लाइकिन बोलते हैं, ठीक है। और लाइकन क्या है, लाइकन इज़ अ पोल्यूशन इंडिकेटर, पोल्यूशन इंडिकेटर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जहाँ पर भी पोल्यूशन होगा वहाँ लाइकन ग्रो नहीं होगा। सो ये एक ऐसा एसोसिएशन है विच इज़ नॉट यूजफुल एज अ बायो फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये लाइकन बना रहा है। सो इसीलिए इसका आंसर जो होगा दैट इज़ बी, एल्गी एंड फंजाई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32 सेज in Markensia the archegonia are surrounded by a common involucral called। Markensia में क्या है कि जो आर्चिगोनिया, व्हाट इज़ आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो सराउंड रहता है एक कॉमन इन्वॉलिकुलर से। उस इन्वॉलिकुलर को क्या बोला जाता है, पेरिकाइटियम। पेरिकाइटियम बोलो या पेरिशीटियम बोलो, तो उसको पेरिशीटियम बोला जाता है, ठीक है। एक मतलब जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज सराउंडेड बाय इन्वॉलिकुलर, जिसे पेरिशीटियम बोला जाता है। ऑपर्क्यूलम, ऑपर्क्यूलम तो एक पार्ट है या एक ऑर्गन है विच सर्व एज अ लिड या कवर, जैसे गिल्स फिशेस में आपने देखा होगा, राइट। तो दैट इज ऑपर्क्यूलम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पेरिशीटियम, ठीक है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन। भाई आप मुझे ये बताएं कि सोमा क्लोनल वेरिएशन जो टर्म है वो किसने कॉइन की थी। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन टर्म को लार्गिन और स्काउक्रॉफ्ट ने कॉइन किया था, इसीलिए आंसर ए इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। पूरा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, अगर आपको आता होगा तो आप करेंगे, आपको पता होगा, क्योंकि आप इसमें कोई दिमाग तो लगा नहीं सकते। आप ये तो चेंज नहीं कर सकते ना कि भाई ये टर्म लार्किन और स्काउक्रॉफ्ट ने नहीं दी है। अगर उन्होंने दी है तो उन्होंने ही दी है, दे ओनली दे कॉइन द टर्म। दूसरे ऑप्शंस नहीं मैच हो रहे हैं, इसलिए ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर इट। नाउ एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, ये तो सबको पता होगा। एंडेमिक स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ विच आर डिफाइंड टू अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन, मतलब एक डिफाइन होंगी एक जोग्राफिकल लोकेशन में, तो उनको एंडेमिक स्पीशीज़ बोला जाता है, ठीक है। तो आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट कि एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, स्पीशीज़ यूनिक टू अ डिफाइंड जोग्राफिकल लोकेशन। ओके, तो एंडेमिक स्पीशीज़ का आंसर सी। नाउ
Question number 35 says loss in chromosomes leading to double monosomic condition. ठीक है, इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डबल मोनोसोमी क्या होता है? अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं हम। 2n-1 को क्या बोलते हैं? 2n-1 वाली कंडीशन हो तो उसे मोनोसोमी बोला जाता है। ये अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये सारे डिसऑर्डर्स बनते हैं इससे। तो 2n-1 मोनोसोमी कंडीशन होती है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बनते हैं, राइट। 2n-2 इसको नलीसोमी बोला जाता है। 2n+2 को टेट्राजोमी बोलते हैं। और हमसे पूछा है डबल मोनोजोमिक कंडीशन, तो 2n-1 एंड -1 वुड बी डबल मोनोजोमी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर 3, डबल मोनोजोमिक कंडीशन ये होती है आपकी। ओके, नाउ let us move on to 36th question कि which of the following organelle is called perinuclear dense bodies। perinuclear dense bodies किस ऑर्गेनील को बोला जाता है? तो लाइसोसोम है। लाइसोसोम के बहुत सारे नाम होते हैं, एक नाम इसका पेरीन्यूक्लियर डेंस बॉडीज़ भी है, सुसाइडल बैग भी इन्हें बोला जाता है। तो पेरीन्यूक्लियर डेंस बॉडीज़ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम ऑफ। भाई गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस जो हैं वो किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? तो गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस हमें ओनली नोन है साइकस में। ठीक है, साइकस में है, नोन है। और साइकस क्या है? साइकस ये इस तरीके, देखो आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं लीफ ट्रेसेस ऐसे करके, तो ऐसे आपको लीफ ट्रेसेस मिलेंगे विच इज़ ओनली नोन इन साइकस। एंड साइकस इज व्हाट? इट्स अ जिम्नोस्पर्म जिसके पास नेकेड ओव्यूल्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 सेज एल्बुमिनस सीड्स स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली इन। जो एल्बुमिनस सीड्स होते हैं वो अपने फूड को कहाँ स्टोर करते हैं? तो वो अपने फूड को कहाँ स्टोर करेंगे भाई? दे विल स्टोर देयर फूड इन एंडोस्पर्म। ठीक है, वो अपने फूड को कहाँ स्टोर करेंगे? एंडोस्पर्म में। अपने रिजर्व फूड मटेरियल को एंडोस्पर्म में स्टोर करते हैं। पेरीस्पर्म इज अ न्यूट्रिशियस टिश्यू जो सराउंड करता है एम्ब्रियो को इन सर्टेन सीड्स। ठीक है, इट सराउंड्स द एम्ब्रियो इन सर्टेन सीड्स। तो व्हाट इज पेरीस्पर्म? ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है विच सराउंड्स द एम्ब्रियो इन सर्टेन सीड्स। ठीक है, सो 38 क्वेश्चन ये हो गया, इसका आंसर एंडोस्पर्म है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 सेज विद इन अ हैबिटेट एंड विद इन अ कम्युनिटी डाइवर्सिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। अब आपको पता होना चाहिए अल्फ़ा बीटा गामा डाइवर्सिटी क्या होती है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी तो अलग ही बनता है। तो इसमें देखो विद इन हैबिटेट विद इन कम्युनिटी जब हम बात करते हैं तो उसको आप अल्फ़ा डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? अल्फ़ा डाइवर्सिटी बोला जाता है। बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है कि जब चेंजेस की बात करते हैं आप स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में, चेंजेस इन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इज टर्म्ड एज बीटा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी में हम तो ओवरऑल, गामा डाइवर्सिटी टॉक्स अबाउट द ओवरऑल डाइवर्सिटी ना, तो वो तो फुल पूरा सब, जब सबकी बात की जाती है तो दैट इज़ गामा डाइवर्सिटी। बट जब विद इन हैबिटेट या विद इन कम्युनिटी की आप बात करते हैं दैट इज़ नोन एज अल्फ़ा diversity. Okay, so the correct answer for this is alpha diversity. उसके बाद question number 40 says kelp are which of the following type of algae। भाई kelp आपने सुना होगा, वो किस तरह के algae हैं? तो kelp जो होते हैं वो brown algae होते हैं। ठीक है, kelp क्या होते हैं? brown algae होते हैं। now ब्रायोफाइट्स आर इंडिकेटर ऑफ। ब्रायोफाइट्स किसके इंडिकेटर है? ब्रायोफाइट्स इंडिकेटर है सल्फर डाइऑक्साइड के, राइट। तो ब्रायोफाइट्स किसके इंडिकेटर है? सल्फर डाइऑक्साइड के। और लाइकेन भी सल्फर डाइऑक्साइड का इंडिकेटर है, इसीलिए इसे पोल्यूशन इंडिकेटर बोला जाता है। ओके, तो आंसर इज बी विच इज SO2। क्वेश्चन नंबर 42 क्रोमोसोम नंबर इन अराबिडोप्सिस थालियाना इज। अराबिडोप्सिस थालियाना एक मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया जाता है, इट्स अ प्लांट। और ये 42 का आंसर क्या होगा बताइए? इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या है? 2n = 10 होता है, ऑफकोर्स 2n = 10। और अगर मैं इसकी n की वैल्यू पूछूँ तो
एन की वैल्यू पूछो तो 5 आएगी, तो 2n इक्वल्स टू 10 इज द करेक्ट ऑप्शन, या n इक्वल्स टू 5 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अराबिडोप्सिस थालियाना, तो आंसर इज ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 हमने डन कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 43 विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इसमें से कौन सा ऐसा है जो मिसमैच हो रखा है? तो प्रेरीज, प्रेरी क्या है भाई? ग्रासलैंड है ना, तो आपने इसमें एपीफाइट्स कैसे लिख दिया? प्रेरीज आर द ग्रासलैंड्स, तो प्रेरीज के साथ एपीफाइट्स नहीं, ग्रासलैंड होना चाहिए था, एंड दैट इज वाई इट्स अ इनकरेक्ट मैच और आंसर इज सी। ठीक है, 43 का हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ ई कोलाई एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। अब ऐसा क्या है जो हमारे अंदर भी है और बैक्टीरिया में भी है? तो डीएनए सर्कुलर। क्या हमारा और बैक्टीरिया दोनों का डीएनए सर्कुलर है? हमारा डीएनए कैसा होता है? वी हैव अ लीनियर डीएनए, डीएनए इज पैकेज्ड इनटू न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ये भी हमारा मिसमैच हो गया। द डीएनए इज कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस। अच्छा जी, हमारे में तो चलो है, उनके में भी होता है क्या, बैक्टीरिया में भी? तो फिर तो डीएनए इज नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड, ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा ऑप्शन है जो दोनों में होता है, सुपर कॉइलिंग दोनों में होती है और नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड होता है डीएनए, हमारा भी एज वेल एज बैक्टीरिया का भी, राइट, ट्विस्टिंग वगैरह की वजह से। तो ये इसका आंसर डी है, करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 सेज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा है? सिंपल, सिंगल स्ट्रैंडेड, लीनियर एंड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल। क्या माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए लीनियर होता है? तो ये तो ऑप्शन बनता ही नहीं है, लीनियर तो है ही नहीं उसका भाई, उसका तो सर्कुलर होता है। सिंपल है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, सर्कुलर मिल गया हमें यहाँ पे। क्या हमारा माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल स्ट्रैंडेड है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड। फिर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है सिंपल है, डबल स्ट्रैंडेड है, बट इसने फिर बोल दिया कि लीनियर है। तो लीनियर कहाँ है? सिंपल है, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, तो ऑब्वियसली यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऐसा ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45 इज डी। क्वेश्चन नंबर 46 सेज जेनेरा प्लेंटेरम वॉज रिटन बाय। जेनेरा प्लेंटेरम को किसने लिखा है? तो कार्ल लिनियस ने जेनेरा प्लेंटेरम लिखा हुआ है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 सेज 2,4-D इज एन इफेक्टिव। 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? इट्स अ वीडी साइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉल्ड वीडी साइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हम 48 को एक मिनट थोड़ा सा रहने देते हैं, 49 डिस्कस करते हैं। रेंडियर मॉस, रेंडियर मॉस क्या है? रेंडियर मॉस को अगर हम बोले तो इट्स अ क्लेडोनिया रेंजीफेरा। रेंडियर मॉस को बोला जाता है क्लेडोनिया रेंजीफेरा, तो इट्स अ साइंटिफिक नेम फॉर इट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट answer for question number 49. Now question number 50 says in Dryopteris the enterozoids are। ड्रायोप्टेरस में जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ड्रायोप्टेरस क्या है? फर्न्स, और फर्न्स किस में आती हैं? दीज आर द पार्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स क्या है? दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनके पास वॉस्कुलर टिश्यूज होते हैं। वॉस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम फ्लोएम। ठीक है, तो एंथेरोजॉइड विच इज़ अ मेल गैमीट, एंथेरोजॉइड क्या होता है? मेल गैमीट होता है। तो ड्रायोप्टेरिस में एंथेरोजॉइड कैसा होता है? इट्स मल्टीसीलिएट एंड कॉइल्ड। तो कैसा होता है? आंसर नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीसीलिएट होता है और कॉइल्ड होता है, इसीलिए 50 का आंसर सी होगा। अब हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में जाते हैं, प्रीवियस टू प्रीवियस, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा था कि सक्सेशन बिगिनिंग विद प्रोडक्शन मोर देन द रेस्पिरेशन इज।
तो सक्सेशन ऐसा कौन सा सक्सेशन है जहाँ पे प्रोडक्शन रेट ऑफ प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इसके लिए आपको सारे टाइप के जो यहाँ पे सक्सेशन लिखे गए हैं ऑटोट्रॉफिक एलोजेनिक्स सबके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले तो सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन होता है कॉलोनाइजेशन ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। ठीक है, जब कोई स्पीशीज आके कॉलोनाइज करती है, ठीक है, पहले वो पाइनियर होती है और अल्टीमेटली वो क्लाइमैक्स बन जाती है, तो उस कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस को ही सक्सेशन बोलते हैं, राइट। अब ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन क्या होता है पहले ये बताते हैं हम आपको। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन का मतलब है कि जहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स नंबर ऑफ एनिमल्स से ज़्यादा होंगे, तो ग्रीन प्लांट्स हमारे पास ज़्यादा है, दैट मीन्स कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियसली पी विल बी ग्रेटर देन द रेस्पिरेशन। तो 48 का आंसर डी होगा कि ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन में ऐसा होता है। बट हम जान लेते हैं कि बाकी टाइप के सक्सेशन के बारे में भी। हीट्रोट्रॉफिक सक्सेशन क्या है? हीट्रोट्रॉफिक सक्सेशन में हीट्रोट्रॉप्स का नंबर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ग्रीन प्लांट्स। ओके, ऑटोजेनिक सक्सेशन में succession which is driven by the biotic elements that is known as autogenic succession। ठीक है, उसको autogenic succession बोलते हैं। what is allogenic succession? allogenic succession is the succession which is driven by abiotic elements। So the correct answer for question number 48 is autotrophic succession। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने 50th क्वेश्चन तक हम डील कर चुके हैं। इन द फर्स्ट पार्ट हमने 1 to 25 की, अब हमने 25 to 50 कर लिए। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम और क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें हमारे चैनल को एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।